हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 साइंस का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ 5.2.3, जिसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप पहले वो पार्ट देखिएगा, फिर ही इस पार्ट पे आइएगा, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाया था, जब हमने एक ओनियन पील प्रिपेयर की थी, वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। तो हमने क्या आयोडीन सॉल्यूशन डाला था पील के ऊपर। तो वो हमने क्यों डाला था? वाई वुड वी सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। तो अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डाला और क्या, और अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते और अगर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता? तो उसके एंड ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज़। तो हम एक बार आयोडीन सॉल्यूशन डाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और नेक्स्ट टाइम हम बिना आयोडीन सॉल्यूशन के उसे देखेंगे। ठीक है, फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। तो जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, आयोडीन सॉल्यूशन ले सकते हैं हम या फिर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये सभी डाइज होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब कलर प्रोवाइड करते हैं, हमारे सेल के कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ डिड ईच सेल गेट इवनली कलर। तो क्या सभी सेल एक जैसे कलर हुए थे? तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली, यानी कि केमिकल कंपोजिशन अलग अलग रीजन का अलग अलग होता है सेल के अंदर, तो उसी हिसाब से उनके अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन। कुछ रीजन डार्क कलर के दिखाई देंगे और कुछ रीजन्स सेल के अंदर लाइटर कलर के दिखाई देंगे। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी वुड ऑल्सो यूज सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का भी यूज़ किया जाता है या फिर मिथाइलिन ब्लू का भी यूज़ किया जाता है टू स्टेन द सेल्स। स्टेन यानी कि सेल्स में कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि हम उसे आसानी से देख सकें। नाउ नेक्स्ट वी ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन। अब हम अगर ओनियन का सेल देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। हमने तो ओनियंस के सेल देखे थे, अगर हम हमारी खुद की बॉडी के सेल देखेंगे तो वो किस तरह के दिखाई देंगे? नाउ अब एक और एक्टिविटी अब हम पढ़ लेते हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें एक ड्रॉप पानी का डालेंगे। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ आवर चीक। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो गाल होता है, गाल का जो अंदर की तरफ, मुंह के अंदर जो हमारी स्किन होती है, इनर स्किन जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ से आपको चिक से आइसक्रीम स्कूप की मदद से थोड़ी सी स्किन को निकालना है। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी, छोटा सा भी आप पार्ट ले लेंगे उसका तो भी आपका काम हो जाएगा। डज एनी मटीरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। तो क्या मटीरियल कुछ ना कुछ स्टक हुआ स्पून पे? जब आपने चीक मतलब अपने मुंह के अंदर से जब आपने स्पून डाली और साइड से अगर स्किन निकाल ली तो आप क्या कुछ उसमें से निकला? विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटीरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड। अब हम क्या करेंगे, एक नीडल लेंगे और उसकी नीडल की मदद से हम उस जो हमने मटीरियल निकाला, यानी कि हमारी जो चीक की स्किन निकाली है, उसको लेंगे और उसको हम ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल देंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है, उसमें एक ड्रॉप पानी का डालना है। ठीक है, पानी डालने के बाद आपने जो स्किन निकाली थी, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे स्किन कलर जैसा लिया है, वो अपन ने थोड़ा सा इसके ऊपर नीडल की मदद से डाल दिया। ठीक है, अब इसको ये जो हमने यहाँ पे किया है, जो डाली है स्किन, उसको हमको कलर करना पड़ेगा। कलर करने के लिए अपन क्या लेंगे? टू कलर द मटीरियल वी पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। अब यहाँ पे हमने एक और दूसरे तरह का डाई लिया है जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, उसको हमने एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, फिर इसके बाद नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये पूरी तरह से रेडी है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, बट आपको कवर स्लिप लगाना नहीं भूलना है। कवर स्लिप, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, कुछ इस तरह का स्क्वायर शेप होता है, ग्लास स्लाइड जैसा ही होता है, ट्रांसपेरेंट, बट ये स्क्वायर शेप का होता है। तो उसको हमको नीडल की मदद से इस तरह से
इसके ऊपर अच्छी तरह से रख देना है और फिर उसको हल्का सा प्रेस कर देना है। तो ये हमारी क्या ग्लास स्लाइड प्रिपेयर हो गई, ठीक है। अब इसको अब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। फिर इसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, इतना हो गया। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो हम क्या देखेंगे माइक्रोस्कोप में, व्हाट इज़ द स्पेस ऑफ द सेल वी सी, तो किस तरह का हमें शेप दिखाई देगा सेल्स का, उसे हमको ड्रॉ करना है ऑब्जर्वेशन शीट पे। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपके स्कूल्स में परफॉर्म होगी, तो जब आपको इसे ध्यान से समझना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली इसे देखेंगे तो आपके और भी ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 54। हैज़ देयर अ डार्कर रीजन, तो सॉरी, हैज़ देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओरल और डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, तो जब हम सेंटर देखेंगे किसी एक सेल का तो क्या आपको कुछ ऐसा डार्कली कलर्ड दिखाई देगा, कुछ स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का, या फिर डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखो जैसे कि आपको अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमने मान लो यहाँ पे मैंने 3 सेल्स बनाए, इसे हमें मिलियंस ऑफ सेल्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं इनके बीच में आपको कुछ ऐसा डार्क कलर का दिखाई देगा, या तो सर्कुलर दिखाई दे सकता है, या ऐसा ओवल शेप का दिखाई दे सकता है, फिर ऐसा डॉट लाइक दिखाई दे सकता है। तो ये जो डार्कर चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है उससे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल के लिए, ठीक है। तो वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पील सेल, तो क्या इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें ओनियन पील सेल्स में भी दिखाई दिया था। तो हाँ, हमने जब ओनियन पील का स्ट्रक्चर देखा था उसमें भी हमें से कुछ डार्क कलर के सेल्स दिखाई दिए थे। देखो पार्ट फर्स्ट जब मैंने समझाया था, जब आपको बताया था कि जो आपको ऐसा डार्क कलर का दिखाई दे रहा है डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या था, हमारा न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 सेल में प्रेजेंट होगा, सभी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके बाद अब हम आगे रीड करते हैं, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग होती है न्यूक्लियस में, ठीक है, जिससे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन सेल को कवर करती है, इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर को कवर करती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। देखो इसको मैं समझाती हूँ। जैसे कि हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ छोटे छोटे से आपको पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये जो यहाँ पे मैं गैप बना रही हूँ, ये क्या है, पोर्स है। अब ये पोर्स क्या मदद करेंगे कि इसके अंदर का कुछ भी मटेरियल जो हमें न्यूक्लियस के बाहर निकालना है वो आसानी से इसके बाहर निकल जाए, या फिर साइटोप्लाज्म से कुछ भी चीज़ अंदर आ जाए। यहाँ बाहर न्यूक्लियस के बाहर क्या सराउंडेड होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इस तरह से, न्यूक्लियस में इस तरह के पोर्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसके कारण कुछ भी मटेरियल सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के बाहर जा सकता है, ठीक है। इसे अभी हम और पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5.2.4 में, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये क्रोमोसोम्स क्या आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड के। देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, ठीक है, जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है, जब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अब ये क्या लिखा है, आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो मैं बताती हूँ। अब इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स अपने अंदर इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है वो, कि उसमें कुछ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने हमारे कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हमें किससे मिले हैं, हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है। तो वो जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि नेक्स्ट
जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होती है वो किस फॉर्म में होती है, डीएनए के फॉर्म में होती है। जैसे डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक मॉलिक्यूल होता है सेल यानी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब आपको इसमें अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो इसे और अच्छे से समझाती हूँ। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर से आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपके कोई पेरेंट्स यानी कि आपकी मम्मी या फिर पापा उनकी अगर आँखों का कलर ब्राउन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो उनका बेटा या बेटी होगी उसकी भी आंखें ब्राउन होगी, या फिर ग्रे आइज़ जिसकी होती है। तो अगर किसी पेरेंट्स को ग्रे आइज़ है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसके जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि अगर उनका बॉय या गर्ल जो भी होगा उसकी भी आंखें ग्रे होगी, तो वो उससे क्या बोलते हैं, हम एक कैरेक्टर बोलते हैं जो कि ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि अगर आपके पेरेंट्स के बालों का स्ट्रक्चर कर्ली है तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा, बेटा या बेटी होगी, उसके बाल भी कर्ली हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो वो कैसे होते हैं, तो वो डीएनए की वजह से ही होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए। अब वो डीएनए जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। अब डीएनए में के अंदर भी क्या होती है, जीन्स होती है। जीन्स क्या कैरी करती है, कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टर को कैरी करती है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो कि सेल को कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाने में भी मदद करती है और उसको ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करती है, ठीक है। अब जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं ना। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं हो सकते उनमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, इट इज़ अ मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज एनलार्ज्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दिखाई देता है, जिनमें ऐसे सेल्स जिनके अंदर डीएनए नहीं हो, मतलब डीएनए तो होता है पर वो नॉन डिवाइडिंग होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, ठीक है। Whenever a cell is about to divide, chromatin material get organized into chromosome। और जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो अब इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। तो ये हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम, ठीक है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो इसका भी ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसकी भी लिंक चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं कुछ पोर्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर होता है और एक और डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसमें ये है हमारा न्यूक्लियर पोर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो है क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिन फाइबर्स जिसे हम बोलते हैं। इसमें भी कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये जिसको सराउंड कर रहा है पूरे न्यूक्लियस को उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में, है ना। अब इसके बाद हम देखें जैसे कि हमारा ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को के अंदर जब हम देखते हैं तो इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब ये क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, कुछ क्रोमैटिड्स होते हैं जो कि मिलकर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्रोमोसोम्स इस तरह से क्रोमोसोम के अंदर होते हैं न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन्स, और इस तरह से ये पूरा मिला करके क्या बन जाता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड इसको क्यों बोला है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 2 स्ट्रैंड्स है इस तरह से, एक तो ये वाला स्ट्रैंड और एक ये वाला स्ट्रैंड। तो डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और उसे ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस, अब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड होकर के 2 नए सेल बन जाते हैं। जैसे कि एक ये सेल था, जब इसने सेल डिवाइड हुआ तो 2 सेल्स बन गए, फिर ये 2 से 4 सेल्स बन गए। इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेल से दूसरा सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब एक सेल से 2 नए सेल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द environment in determining the way the cell will divide and what will exhibit at maturity by dividing the chemical activities of the cell। अब इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सेल मतलब नया सेल कब डेवलप होगा, जब एक सेल डिवाइड होगा, ठीक है, और वो सेल फिर आगे जाकर के मैच्योर होगा और वो अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ करेगा सेल्स के अंदर, ठीक है। डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यानी कि केमिकल एक्टिविटीज़ करेगा वो कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर, ठीक है। In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब कि प्रॉपर ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती है उसमें सिर्फ ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सच अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो इस तरह से कुछ डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है न्यूक्लिक एसिड का, जिसे हम न्यूक्लियस ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक, मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है वो, और न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस ना बोलते हुए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। कैसे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा, वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच और उसको क्या बोलते हैं, सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। फिर इसके आगे रीड करते हैं, सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, प्रिमिटिव मतलब पुराना, है ना, और कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि पुराना न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है पहले, मतलब पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, तो उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक नहीं, ऑर्गेनिजम्स विथ सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोट। तो मेन डिफरेंस यही होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, कि प्रोकैरियोट के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है पर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, जिसे हम बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट नॉट विथ प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल। पर उनमें प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स किस में होते हैं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। हमारा बैक्टीरिया का डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम भी बनाना नहीं आता है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया को, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आसानी से आप उसको देख के बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल है, फिर इसके सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको देखो बिना मतलब ये है न्यूक्लियस ही, बट इसकी क्योंकि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, इस कारण से इसको न्यूक्लियोइड बोला गया। यहाँ पे बस ऐसे ही कुछ डेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल सेल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है साइटोप्लाज्म, तो कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस प्रेजेंट होता है
सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। When we look at the temporary mount of onion peel as well as a human cheek cell, अब देखो हमने देख लिया कि ओनियन पील के सेल्स किस तरह के दिखाई देते हैं और ह्यूमन चीक सेल के सेल्स किस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। We can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane। तो हमने क्या देखा कि ऐसा बहुत सारा लार्ज रीजन है जो कि सेल को सराउंड कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्टेन, तो ये जो रीजन रहता है वो बहुत कम स्टेन अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब देखो जब हम देखेंगे तो हमें ये सेल जो दिखाई देगा, तो ये डार्क कलर का स्टेन जो हमें दिखाई देगा वो तो रहेगा सेल मेम्ब्रेन, और जो लाइट कलर में हमें स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, देखो जैसे कि हमने अगर ऑब्जर्व करा तो ये रेड कलर में हमको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दी, और कुछ देखो जैसे कि हम ये इसके जब अंदर हमने देखा माइक्रोस्कोप में तो ये लाइट कलर से स्ट्रेन हुआ था। तो जो लाइट कलर के से जो स्ट्रेन हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्टेन, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने बताया था कि ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है द रीजन, सॉरी ये यहाँ से होगा, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसा कि हम आगे इस मतलब नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शन को, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेकआउट करना और कोई सा भी पार्ट आप मिस मत करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है मतलब सेल ऑर्गेनेल्स में। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। मतलब मेम्ब्रेन सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट नहीं होती, जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उसमें भी मतलब उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई सा भी अगर सेल ऑर्गेनेल है तो उसका जो आउटर पार्ट जो उसको इनक्लोज कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। वायरस का एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं कि मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जो वायरसेस होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, हैंस डू नॉट शो कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर्स अ लिविंग बॉडी एंड यूज़ इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, इसको पूरे को आप हाईलाइट कर लेना। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। वायरस में क्या होता है कि वायरस में किसी भी प्रकार की मतलब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि ये वायरस है, मान लो ये वायरस का एक सेल है, तो ये वायरस का जो सेल है इसमें ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जिसको सराउंड करती है, ये मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये जो वायरस है इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, डेड बोलते हैं। जब ये किसी भी मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर है, जैसे कि ये मान लो कि एक ह्यूमन है, जब ये वायरस इस ह्यूमन मतलब ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने यहाँ पे, पर वायरस बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो वायरस है जब ये बाहर है इन्वायरमेंट में है तो वो क्या रहेगा, डेड यानी मरा हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है। बट जब ये किसी भी ह्यूमंस के अंदर एंटर हो जाता है वायरस, किसी मतलब इन्फेक्शन जब हो जाता है वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें वायरस एंटर हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो जब ये वायरस क्या करेगा, जब ये वायरस जो मरा हुआ वायरस था वो ह्यूमन बॉडी की सेल मशीनरीज को यूज़ करेगा, मतलब सेल का जो कंटेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, पूरा सेल होता है, उन सभी चीज़ों का यूज़ करता है और फिर अपना मल्टीप्लाई मतलब अपना नंबर बढ़ाता है। वायरस 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बॉडी में डिवाइड होता जाता है, पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है ये वायरस, ठीक है। तो ये इससे डेड इसीलिए बोला गया था क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। पर ये ज़िंदा कब हो जाता है, जब ये सेल की मशीनरीज़ को यूज़ करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है।
ठीक है। अब इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें जो गैप दे रखी है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस में, वो हमको फिल करनी है। तो बहुत इजी है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज़ जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। कितना, 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो उनका साइज़ जनरली लार्ज होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। ये जो पूरी टेबल है आपको एज इट इज़ याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। अब इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड इज इन न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, देखो अपन यहाँ लिख लेते हैं, not well defined and does not surrounded, इसके बाद में यहाँ लिख रही हूँ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। एंड नोन एज, और नोन एज के बाद क्या लिखना है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सराउंडेड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अभी तक अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसी आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।